डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी ऐसी ही कुछ खास बातें आपको बताने वाले हैं। माध्यम रहेंगे हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो फिर आइए बिना किसी समय को गंवाते हुए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। दिल्ली स्थित कृषि भवन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्रियों ने केंद्र कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात की। इस बैठक के दौरान प्रदेशों में कृषि विकास पर काफी चर्चा की गई। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए आपको दिखाते हैं। कृषि भवन में केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मुलाकात कर राज्य में कृषि विकास और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर बातचीत की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के अध्यक्षता में आज भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों की संयुक्त बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है, जिसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में अब तक किए गए जो हमारे प्रयास हैं उनका प्रेजेंटेशन करके उनके सामने रखा है और आने वाले दिनों में और क्या हम कर रहे हैं उससे उन्हें अवगत कराने की व्यवस्था कराई गई है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन 650 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुंचा है। 100 लाख मीट्रिक टन हम प्रतिवर्ष खाद्यान्न उत्पादन को आगे की ओर बढ़ाए हैं। विगत वर्षों में हम लोगों ने 2016-17 तक उत्तर प्रदेश के भीतर 12 लाख मीट्रिक टन के करीब तिलहन का उत्पादन होता था। आज वो 28.5 लाख मीट्रिक टन के करीब हो रहा है। 16 लाख मीट्रिक टन यानी दूना से भी ज़्यादा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्पना को साकार करने के लिए तिलहन के क्षेत्र में यह एक बेहतर प्रयास किया है। इसी तरीके से दलहन उत्पादन में भी हम लोगों ने उसको 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा करके 32.5 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुँचे हैं। 8.5 लाख मीट्रिक टन दलहन उत्पादन उत्तर प्रदेश का बढ़ा है। इसके लिए भारत सरकार की योजनाओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहल पर राज्य योजनाएं भी हमने खड़ी की। दलहन और तिलहन के निःशुल्क मिनी किट हमने किसान भाइयों को प्रत्येक वर्ष जो है 15 लाख मिनी किट हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में दलहन और तिलहन का आच्छादन तेज़ी से आगे की ओर बढ़ा है। उसको हमने इंटर क्रॉपिंग के क्षेत्र में भी लिया है। इस समय उत्तर प्रदेश के भीतर 2 नए प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किए हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे का 2023-24 में इस काम को शुरू किया था। खरीफ के सीज़न में पायलट रूप से 21 जनपदों के भीतर कराई थी और रबी के सीज़न में हमने सभी 75 जनपदों के भीतर उस कार्यक्रम को चलाया। उसके बारे में भी हमने माननीय कृषि मंत्री जी को इसकी जानकारी दी है और इस समय डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हमने एक टाइम लाइन तय करके और किसान रजिस्ट्री का काम हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें किसानों के जितनी भी टाइटिल है एक स्थान पर जितने भी उनके भूखंड जिन गाँव में या जिन जनपदों के भीतर है इकट्ठा हो जाएंगे और उनका एक अथराइज पोर्टल के भीतर वो आ जाएंगे से उनको जो तहसीलों में हर योजनाओं के लिए अलग अलग सत्यापन की आवश्यकता होती थी उससे उनको मुक्त मिल जाएगी। इससे भी मैंने उनको अवगत कराया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने भी कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मूल मंशा है, हमारे किसानों की आय दुगनी हो, खेती के
प्रतिशत बढ़े, सिंचाई का प्रतिशत बढ़े, हमारे प्रदेश में अच्छी खेती हो, जैविक खेती पर जोर दिया और हमारे इलाके में जो दलहन की जो पैदावार है उस पर अधिक से अधिक पैदावार कैसे हो, इन सारी मुद्दों पर चर्चा हुई माननीय कृषि मंत्री जी के साथ और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, पूरा भरोसा दिलाया है कि मध्य प्रदेश को जो भी आप प्रपोजल लाएंगे, प्रस्ताव लाएंगे और उन पर हम विचार करेंगे और जो हम किसानों के हित में अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे देश के कृषि मंत्री, वो तो आप जानते ही हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वो हर चीज़ में बड़े निपुण हैं। मध्य प्रदेश को उन्होंने कहां से कहां पहुंचाया, किसान को क्या, हर वर्ग को उन्होंने उन्नत के शिखर पर, विकास के शिखर पर जो मध्य प्रदेश को पहुंचाया है। आज हमें यहाँ उनको देखकर एज ए कृषि मंत्री के रूप में, एज ए पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में हम मध्य प्रदेश के लोग इस बात से गौरवान्वित हैं और हर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैं आभार भी प्रकट करता हूं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को आज यहाँ दोनों जो जिम्मेवारियां दी हैं, इससे अभी तक हमारे प्रदेश को लाभ मिलता था, अब इनके योजनाओं का पूरे देश को लाभ मिलेगा। आप किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे सोयाबीन से दूध उत्पादन करने के बारे में। आप इसे अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी होगी, इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। जब आप पूरी प्रक्रिया को समझ लेंगे, जान लेंगे, तो ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा बन सकता है। तो क्या रहती है पूरी प्रक्रिया, आइए बताते हैं हमारे सेगमेंट के माध्यम से। सोया दूध मुख्य रूप से सोयाबीन का निचोड़ यानी रस होता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले सोयाबीन के अच्छे दानों का चुनाव करते हैं, फिर उन्हें पानी में मिलाते हैं। पीसने के बाद फाइबर को सोया दूध से अलग किया जाता है। इसके बाद लिपोऑक्सीजनेज और ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए इसे पकाकर सूत्रीकरण करते हैं और सुदृढ़ बनाते हैं। लीजिए, तैयार है सोयाबीन का दूध। बस अब इसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचना रह गया है। भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान और मैसर्स रॉयल प्लांट सर्विसेज दिल्ली ने मिलकर एक स्वचालित सोया मिल्क प्लांट तैयार किया है। ये ऐसा प्लांट है जो 1 घंटे में 100 लीटर दूध तैयार कर सकता है। संयंत्र में भरण और पिसाई करने वाली इकाई, भंडारण स्टोरेज टैंक, बॉयलर यूनिट, कुकर, विभाजक, न्यूमेटिक टोफू प्रेस और कंट्रोल पैनल लगे होते हैं। ग्राइंडिंग सिस्टम में टॉप हॉपर, फीडर कंट्रोल प्लेट, बॉटम हॉपर और ग्राइंडर शामिल हैं। चक्की से आने वाले सोया घोल को स्टोरेज बैंक में इकट्ठा किया जाता है और स्क्रू पंप असेंबली के माध्यम से कुकर में पंप किया जाता है। 12 किलोवाट हीटर और कुकर के बॉयलर स्वचालित दबाव वाल्व के जरिए जुड़े होते हैं और वांछित दबाव और तापमान पर कुकर को आसानी से भाप जारी करते हैं। फीड दर को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर नियंत्रित किया जाता है। कुकर में भाप दाब 490 kPa और तापमान 150 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जब कुकर का दबाव 2.5 किलो और तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो थोड़ा ठहर जाएं और 3 मिनट तक यही स्थिति बनाए रखें। इसके बाद स्वचालन वाल्व खुल जाता है और सोया घोल विभाजक को पंप करता है। विभाजक वांछित सोया दूध और ओकारा को अलग कर देता है। इस तरह विकसित स्वचालित सोया दूध संयंत्र बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई,
आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपका होस्ट AI कृष और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जीके में। यहां हम आपके लिए लाते हैं खेती बाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। दलहनी फसलों में किस उर्वरक को बेसल डोज के रूप में डालना चाहिए? ए सिंगल सुपर फॉस्फेट, बी यूरिया, सी DAP, डी केन खाद। सही जवाब है ऑप्शन सी DAP। DAP उर्वरक का बेसल डोज के रूप में उपयोग करना फसल की बढ़वार और उत्पादन के लिए बहुत लाभकारी होता है। DAP उर्वरक में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है, जो फसल की शुरुआती वृद्धि और जड़ विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आज किसान जीके में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको अगला सेगमेंट, कृषि स्टार्टअप। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड की ओर, जहां पर रहती हैं हमारी सफल महिला किसान श्यामा देवी। बता देंगे जूट के बैग बनाती हैं और बेहद खूबसूरत होते हैं वो, जिनकी मांग भी अच्छी बनी हुई है। तो कब उन्होंने इस सफ़र की शुरुआत की और आज कैसे इस मुकाम तक पहुंची हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। श्यामा देवी, ग्राम फतेहपुर, ब्लॉक विकासनगर, जिला देहरादून की रहने वाली हैं। श्यामा ने बड़ी दृढ़ता से महिलाओं के सामने अपना पक्ष रखा और स्व सहायता समूह बनाने के लिए उन्हें राजी कर लिया। कृषि विज्ञान केंद्र और ब्लॉक अधिकारियों ने उनकी मदद की। कहते हैं ना कि जिंदगी में आशा की किरण जरूर आती है और एक छोटी सी रोशनी जो सूरज की किरण आती है ना, जिस तरह से वो अपनी किरण से पूरे संसार को अपनी रोशनी से भर देता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी रोशनी की एक ऐसी किरण आई, उम्मीद की किरण। मैं एक दिन अचानक घर में बैठी थी और मैं सोच ही रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो OBC RCD शंकरपुर से कोई आए कि उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने बोला कि दरवाज़ा खोला। तो मैंने कहा कौन? उन्होंने कहा कि हम ब्लॉक से आए, हमें श्रीमती शकुंतला शाह मैडम ने भेजा है। श्रीमती शकुंतला शाह उस वक्त हमारी ABDO मैडम थी। तो आज वो BDO है सहसपुर ब्लॉक में। तो वो मेरी ज़िंदगी में उम्मीद की ऐसी किरण बन के आई थी कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में आज बहुत सारी जो रोशनी भरी है, वो मैं उनको हमेशा याद करती हूँ। अपने सपने को साकार करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के महत्व को महिलाओं ने समझना शुरू कर दिया। समूह बन गया और समूह का उद्देश्य था महिलाएं अपनी आजीविका के लिए कुछ पैसा कमाएं। प्रशिक्षण लेने के बाद फिर जब हमारा समूह बहुत अच्छा चलने लगा, समूह में हम लोग उस वक्त बैठक करते थे कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत हम लोग मंथली बैठक करते थे। गरीबी के कारण अधिकांश महिलाएं 100 रुपए की छोटी राशि का भी योगदान नहीं दे पा रही थीं। श्यामा के सपने की तरह समूह भी एक दिन टूट गया, लेकिन श्यामा ने उसे पुनः जोड़ने का प्रयास किया। KVK और ब्लॉक अधिकारियों ने महिलाओं को सफलतापूर्वक समूह चलाने के महत्व के बारे में शिक्षित किया, उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। एक बार फिर महिलाओं ने अपने अरमानों को पूरा करने के प्रयास शुरू किए। तो एक योजना थी बाल विकास के माध्यम से टेक होम राशन होता है, जो घर घर तक उसको
लाभार्थी का आंगनवाड़ी के माध्यम से पहुंचाना होता है। तो उसके लिए मेरे समूह का भी सिलेक्शन हुआ, महिला जागृति स्वयं सहायता समूह का। तो टेक होम राशन में हम लोगों की 10 महिलाएं जुड़ी। टेक होम राशन में जो बैग बनते हैं उसके कपड़े की ढूंढ की, वो हमने डाक पत्थर हम एक जगह गए और वहाँ से हम वो कपड़ा लेके आए और हमने वो बैग बनाने शुरू किए। पॉलीथीन पर बैन के कारण समूह ने पर्यावरण के अनुकूल बैग के उत्पादन का प्रशिक्षण लिया और बस जूट ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। तो खादी ग्राम उद्योग से हमने जूट बैग का काम प्रशिक्षण लिया और वहीं से हमने फिर ऋण लेके, अभी भी हमारे पास मतलब थोड़ा थोड़ा पैसे हमारे पास थे, लेकिन हमेशा से ये था कि हम काम तो करें लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। तो सरकार की एक योजना भी है कि महिलाओं को सब्सिडी वाला ऋण भी वो देते हैं, तो हमने वो ऋण लिया और अपना जूट बैग का काम शुरू किया। स्व सहायता समूह ने जूट के बैग बनाने का प्रशिक्षण लिया और जो महिलाएं सिलाई में निपुण थी उन्होंने स्वयं को जूट के बैग बनाने के लिए अपने आप को नियोजित किया। इस उद्यम में केवीके ने उन्हें डिजाइनर बैग बनाने, ब्लॉक प्रिंटिंग आदि का प्रशिक्षण देकर उनकी मदद की। केवीके का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है और सही मायने में सफलता की कहानी केवीके से ही शुरू हुई। केवीके ढकरानी कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी पंतनगर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर किरण पंत मैडम जी, उन्हें जब मेरे बारे में पता लगा तो वो एक दिन अचानक हमारे घर आई और उन्होंने सफलता की कहानी लिखी और उन्होंने हमारा सही मार्गदर्शन किया कि किस तरह से आप लोगों को समूह में और अच्छे काम करने हैं। जैसे हम लोग राशन की पैकिंग कर रहे हैं तो आप इसी राशन की पैकिंग को किस तरह से इसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो। और कृषि से संबंधित बहुत सारे काम ऐसे हैं जो डॉक्टर किरण पंत मैडम जी के द्वारा हमें सीखने को मिले। और जैसे हम लोग जूट बैग बनाते हैं तो जूट बैग में उन्होंने बहुत सारे हमें डिजाइनिंग बैग बताए कि आप लोग इसको और नए तरीके से कैसे बना सकते हो, डिजाइनिंग कैसे कर सकते हो, मार्केटिंग आप लोगों को कैसे करनी है। तो कृषि विज्ञान केंद्र पंतनगर यूनिवर्सिटी से ही कृषि के क्षेत्र में मुझे पुरस्कृत भी किया गया, तो उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। श्यामा देवी हमसे बहुत समय से जुड़ी हुई हैं। वो बहुत पहले से कार्य कर रही थी और बहुत अच्छा कार्य कर रही थी। हमारे देहरादून क्षेत्र में पिछले कई सालों से पॉलीथीन बैन हो गया था, तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि नॉन वोवन फैब्रिक जो होता है वो डिकम्पोजेबल फैब्रिक होता है, तो उसको हम लोगों ने प्रमोट किया और उसके लिए पैकेजिंग के लिए वो बहुत अच्छे बैग्स होते हैं। तो उसके लिए हमने श्यामा देवी को चुना और श्यामा देवी चूँकि पहले से ही इस क्षेत्र में काम कर रही थी, तो हम लोगों ने उसमें कृषि विज्ञान केंद्र ने वैल्यू एडिशन का काम किया और इसके लिए हम लोगों ने उनको स्क्रीन प्रिंटिंग और बैग के डिज़ाइनिंग पर प्रशिक्षण दिए, जिससे कि जो वो पहले से काम कर रहे थे उसको और अच्छे तरीके से कर पाए और उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो काफ़ी बढ़ी। धीरे धीरे श्यामा का यह काम चलने लगा, हालात सुधरने लगे, बच्चे दोबारा स्कूल जाने लगे, बिका हुआ घर वापस आ गया और श्यामा की कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक सफल महिला के रूप में श्यामा ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज समूह अच्छी कमाई कर रहा है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपका होस्ट AI कृष और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जीके में। यहां हम आपके लिए लाते हैं खेती बाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? A. कृषि मंत्रालय, B. भारतीय खाद्य निगम, C. नैफेड, D. ट्राइफेड। सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय खाद्य निगम। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम जिम्मेदार है। भारतीय खाद्य निगम विभिन्न राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद करती है।
भारतीय खाद्य निगम के पास विभिन्न भंडारण सुविधाएं होती हैं। ये सुविधाएं खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण के लिए उपयोग की जाती हैं। भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों को खाद्यान्न का वितरण करती है, जो फिर इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता तक पहुंचाती है। आज किसान जी के में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। हाल फिलहाल में कृषि जगत में क्या कुछ हो रहा है खास, आइए जानने के लिए रुख करते हैं हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात के किसान इस मौसम में खरीफ मूंगफली, कपास और सोयाबीन की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान बाजरा, तिल, अरहर, मूंग, उड़द और लोबिया की बुवाई जारी रखें। राजस्थान के किसान इस समय सोयाबीन और मक्का की बुवाई कर सकते हैं। राजस्थान में ही इस समय पपीता, फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाई जा सकती है। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान धान और विभिन्न सब्जियों की बुवाई कर लें। महाराष्ट्र में ही किसान इस समय अरहर, उड़द, मूंग, मक्का जैसी फसलों की बुवाई जारी रखें। महाराष्ट्र के विदर्भ के किसान सोयाबीन की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ इस समय कपास, अरहर, उड़द, मूंग और ज्वार की बुवाई की जा सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश में किसान धान की नर्सरी लगा लें। यहाँ इस समय मक्का की बुवाई की जा सकती है। वहीं यहाँ के कृष्णा गोदावरी इलाकों में किसान कपास की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ मूंगफली, अरंडी, बाजरा और अरहर की बुवाई भी की जा सकती है। तेलंगाना में इस समय कपास, सोयाबीन, अरहर, मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान इस समय धान की नर्सरी भी लगा लें। केरल में इस मौसम में धान की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान फसल वाले खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। तमिलनाडु में इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। तमिलनाडु के किसान मूंगफली की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ इस समय लौकी की बुवाई भी की जा सकती है। तमिलनाडु में प्याज की फसल में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान गाजर के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। साथ ही यहाँ बैंगन की अच्छी पैदावार के लिए बूस्टर का पत्तियों पर छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अब कार्यक्रम में वक्त है रुख करने का हमारी एआई एंकर भूमि का, उनसे जानने का कि खेती किसानी की अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं, क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा के बारे में, जो किसानों को उनके फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए बनाई गई है। मुख्य भाग पीएम आशा के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। 1. मूल्य समर्थन योजना PSS। इस योजना के तहत सरकार सीधे किसानों से उनकी फसलें खरीदती है। यह तब लागू होती है जब बाजार में फसल का मूल्य गिर जाता है। इस योजना के माध्यम से सरकार सुनिश्चित करती है कि किसानों को उनके फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिल सके। इससे किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
2. निजी खरीद और भंडारण योजना PPPS। इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र को भी फसल खरीदने और भंडारण करने की अनुमति दी जाती है। यह एक पायलट योजना है जो वर्तमान प्रणाली में सुधार और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना होगी। 3. मूल्य कमी भुगतान योजना PDPS। यह योजना उन किसानों के लिए है जो अपनी फसल को बाजार में बेचते हैं और उन्हें MSP से कम मूल्य प्राप्त होता है। सरकार इस अंतर को भरने के लिए सीधे किसानों को भुगतान करती है। इससे किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है, भले ही बाजार में मूल्य कम हो। इन तीनों योजनाओं का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी मेहनत का सही और लाभकारी मूल्य मिले। PM आशा किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ बता दें आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, अगर आप अपने कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।